हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिलीज यूट्यूब चैनल। आज जब मैं मॉर्निंग नींद से जागा, चाय पी रहा था, साथ साथ मैंने न्यूज़ चैनल को एक्टिव किया। टीवी में देखा कि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर छिड़ी हुई है, उसमें से टिल डेट, आज की डेट से 620 सिविलियंस जो मारे चुके हैं, जिसमें 20 फिगर्स बच्चों की है, जो बहुत छोटे बच्चे थे, 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चों की फिगर है 20। टोटल है 620 अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें एक इंडियन भी है जो कि नवीन नाम से हरियाणा से था। यूक्रेन के अंदर इंडिया से यूक्रेन के अंदर वो गया था अपनी मेडिकल की स्टडी करने के लिए। ये न्यूज़ जब फ्लैश हुई टीवी में, मेरे को बहुत ज़्यादा फील हुआ, बिकॉज हमारे जो इंडियन न्यूज़ चैनल हैं, सबसे पहले मैं उनके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। वो इस फिगर को एक क्रिकेट मैच की तरह दिखा रहे हैं। ऐसा वो शो कर रहे हैं जैसे ये हमारे लिए कुछ गेम के स्कोर हैं या क्रिकेट मैच के स्कोर हैं। एनिमेटेड मूवीज़ वो बना बना के हमको इंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, टीआरपी लेने के चक्कर में। अगर हम वॉर जोन के अंदर जाएं तो जो 620 सिविलियंस मरे हैं, सिविलियंस जो आम लोग होते हैं उनको बोला जाता है, उसके बिना पता नहीं कितने मिलिट्री वाले, पैरामिलिट्री वाले वहाँ पे मर चुके हैं, जो कि रशिया वाली साइड से भी हैं और यूक्रेनियन भी हैं। तो दोनों साइड में बहुत सारे ऐसे हैं जो ह्यूमन बींग हैं जो मर चुके हैं इस वॉर के अंदर। एट दी एंड वो कभी भी इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे। उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स उनके लिए ऑलवेज़ वेट करेंगे और वो ये वॉर को हमेशा याद रखेंगे। एट दी एंड ये वॉर, चाहे वो पुतिन जीते, रशिया जीत जाए, रशिया चाहे वो यूक्रेन के अंदर कब्जा कर ले, लेकिन जो भी फैमिलीज़ या जो भी लोग इसके अंदर मरे हैं, उनके दिल में ऑलवेज़ एक नफ़रत पैदा हो जाएगी रशिया के अगेंस्ट, पुतिन के अगेंस्ट और रशियन फेडरेशन के अगेंस्ट, क्योंकि उनकी वजह से एट दी एंड ये वॉर है जो शुरू हुई है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्यों ये वॉर शुरू हुई और क्या इसके रीज़न है, लेटेस्ट अपडेट, और इसका क्या क्या इम्पैक्ट आएगा वीज़ा एंड इमिग्रेशन के अंदर। तो पूरी इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इसके लेटेस्ट अपडेट और इसका इम्पैक्ट पूरा पता चल जाए। तो ये वॉर शुरू क्यों हुई, इसको थोड़ा ब्रीफ से जानते हैं। यूक्रेन के अंदर, ईस्टर्न यूरोपियन के अंदर 2 सिटीज़ हैं जिनका नाम है लुहांसा एंड डोनेट्स्क। ये दोनों जो सिटीज़ हैं, रशिया ने 2014 के अंदर एक छोटा युद्ध किया था, छोटी फाइट इसके साथ में शुरू की थी इन दोनों सिटीज़ को इंडिपेंडेंस कंट्रीज़ के नाम पे शुरू करने के लिए। उस टाइम पे ये दोनों सिटीज़ को रशिया ने यूक्रेन से एक इंडिपेंडेंस दे दिया था और 2014 से लेके आज तक 2022 तक रशिया उसके ऊपर एक कब्जा टाइप करके रखा हुआ है। हालांकि कहने को वो इंडिपेंडेंस कह रहा है, लेकिन वो दोनों सिटीज़ प्रॉपर तौर पे रशियन इन्फ्लुएंस के अंदर हैं। अभी लेटेस्ट कोविड वैक्सीन जो गई थी, वहाँ पे पूरे रशियन की तरफ से उनको सपोर्ट किया गया था। वहाँ पे रहने वाले 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली जो सिटीज़न हैं, उनको रशियन पासपोर्ट रशिया ने अलाउड किए हैं। वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट, वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है, एजुकेशन, फाइनेंस, सभी रशिया से सपोर्ट कर रहे हैं। तो 2022 के अंदर उसने अगेन ये वॉर उन दोनों सिटीज़ को एज ए पीसफुल सिक्योरिटी देने के लिए शुरू किया था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, रशियन मेरी ट्रोप्स वहाँ पे जाएंगे, मेरी मिलिट्री वहाँ पे जाएगी और इन दोनों कंट्रीज़ को, दोनों सिटीज़ को बेसिकली एक इंडिपेंडेंट कंट्री में अनाउंस करूँगा। तो ये शुरू हुआ था जंग 2014 में। 2014 से लेके आज तक ये कंटिन्यू था, लेकिन पहले 2014 में सिर्फ इन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने टेम्परेरीली सेपरेट किया था। अभी इन दोनों सिटीज़ के नाम पे वहाँ पे पीसफुल अपनी मिलिट्री भेजने के नाम से यूक्रेन के साथ में उसने जंग शुरू कर दिया है ताकि वो पूरे यूक्रेन के अंदर ही कब्जा कर ले। अभी बाकी कंट्रीज़ इसका डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकती हैं। उसका रीज़न ये है कि यूक्रेन ना ही नाटो का मेंबर है, ना ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो मेंबर ना होने की वजह से बहुत जल्दी यूक्रेन जो नाटो का मेंबर बनने वाला था, रशिया को इसी चीज़ का चक्कर था कि अगर वो नाटो का मेंबर बन गया, ये दोनों जो सिटीज़ हैं जिसको वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ अनाउंस करने वाला है या कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये पूरा नाटो कंट्रीज़ हैं जो मेंबर ऑफ नाटो कंट्रीज़, वो उसको सपोर्ट करेंगी फाइनेंशियली, मिलिट्री पावर दे के, हर तरीके से। लेकिन अभी नाटो से दूर करने के लिए उसने ये जंग शुरू किया है ताकि वो अभी मेंबर ना बन सके और कीव के ऊपर जो इसकी कैपिटल है, कैपिटल तक वो अपना कब्जा कर ले और पूरे के पूरे यूक्रेन कंट्री को ही अपने अंडर ले ले।
तो ये है मिस्टर पुतिन की जो अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है इन दोनों कंट्रीज़ का, दोनों सिटीज़ का इंडिपेंडेंस के नाम पे, नाम शुरू करके पूरी यूक्रेन के अंदर ही वो घुसता चला जा रहा है। रशियन पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो उसकी कैपिटल तक भी पहुंच चुके हैं, कीव तक। कीव में डेली बमबारी हो रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं। और जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है खार्किव यूक्रेन की, उसके अंदर दोनों सिटीज़ के अंदर ऑलमोस्ट अभी 20% आज की डेट के अंदर जो रशियन फेडरेशन ने कब्ज़ा अपना कर लिया है। वहाँ पे उनके रेडियो चैनल इवन सिविलियंस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप वहाँ पे बाहर है कोई भी, उसके ऊपर फायरिंग हो रही है। तो इन सेंस वो शो जो मिस्टर पुतिन ने, जो रशियन फेडरेशन शो ये कर रही है कि हम सिर्फ अटैक कर रहे हैं मिलिट्री पैरा फोर्सेस के अंदर जो हमको रोक रही हैं, हमारे रास्ते में आ रही हैं। सिविलियंस के लिए ये कुछ नहीं है, बट बेसिकली वो वहाँ पे जो हमारे इंटरनल रिसोर्सेज हैं, आप फोटोज़ वीडियोस डेली देखते हो न्यूज़ चैनल के ऊपर, वहाँ पे जो अंदर से न्यूज़ आ रही हैं वो यही है कि वहाँ पे सिविलियंस को बाहर निकलना बैन कर दिया हुआ है। अगर कोई भी बाहर आता है तो उसके ऊपर शूटिंग की जा रही है रशियन फेडरेशन, रशियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा। कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसी चक्कर में जैसे मैंने आपको बताया 620 सिविलियंस जो कि बाहर किसी इमरजेंसी से कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए निकले थे। जो मिस्टर नवीन है जो हमारे इंडिया के, वो एक ग्रॉसरी स्टोर के सामने थे खार्किव सिटी के अंदर, और वहाँ पे उसके ऊपर फायर होगा। तो इन दैट इन्फ्लुएंस उनकी डेथ हो चुकी है, जो कि MBBS 4th ईयर में अपने पास आउट कर रहे थे। तो जब ये न्यूज़ इंडियन अथॉरिटीज़ को पता चली कि हमारा इंडियन एक स्टूडेंट है वहाँ पे जो उसकी डेथ हो चुकी है अनसर्टेन, मिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो बयान आ रहा है वो आ रहा है ऐसा लिख के कि हमारे इंडियन स्टूडेंट बेसिकली बाहर जाते क्यों हैं इन छोटी मोटी कंट्री में स्टडी करने के लिए। उनका रीज़न है इटसेल्फ इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट को भी ये बोलना चाहता हूँ कि अगर इंडिया के अंदर मेडिकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डेफिनेटली सबको पता है वहाँ पे मेडिकल इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर्स इतने नहीं है जितनी हमारी पॉपुलेशन है, हमारी नर्सेज इतनी नहीं है जितनी हमारी पॉपुलेशन है। तो आपको मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे खोलने चाहिए ताकि हमारे जो स्टूडेंट है वो बाहर जाए ही ना, ऐसी मुसीबतों में, ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसी ही ना। तो अगर आप वहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ और अपनी जॉब्स, अपनी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दोगे, डेफिनेटली कोई बच्चा जाएगा नहीं बाहर। तो ये पहले आपको सोचना चाहिए, फिर आपको ऐसे जो है बयान देने चाहिए। हमारे इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा मेडिकल स्टडी के लिए जाते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे मेडिकल स्टडी है जो बहुत ही अच्छी हाई क्लास है और सस्ते में भी मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। अगर आप इंडिया के अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में स्टडी करते हो, आपकी मेडिकल स्टडी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अगर आप MBBS करते हो, रफली आपका 50 lakhs INR जो का खर्चा है। और अच्छा किसी प्राइवेट आप मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर स्टडी करते हो MBBS, तो तकरीबन 1 करोड़ तक भी आपका जो है एक्सपेंसेस आ जाता है। गवर्नमेंट के अंदर फैसिलिटीज़ बहुत कम है, सीट्स बहुत कम है, जिसके अंदर हमारे बच्चों को एडमिशन ही नहीं मिल पाता है, बिकॉज देयर आर वेरी लिमिटेड सीट्स और मेडिकल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स कैपेबल नहीं हैं, वो टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते, लेकिन सीट्स आर वेरी लिमिटेड। अगर हमारे पास लेट्स सपोज 1000 स्टूडेंट है तो सिर्फ 10 सीट्स हैं। 1000 के लिए 10 सीट्स इट्स नॉट मोर देन इनफ। वो इनफ क्या, वो 10% में भी नहीं आता है। तो आपको उसका एरिया, इंडियन गवर्नमेंट को उसका एरिया बहुत वाइड करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बाहर मेडिकल स्टूडेंट ना जाएं, हमारे इंडिया में ही पढ़ें, इंडिया में ही MBBS करें और इंडिया में ही फॉर द फ्यूचर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया वो सर्व करें। तो ऐसी अगर आपकी पॉलिसी होएगी तो डेफिनेटली कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा। अगर अच्छे से हाई क्लास वो कम खर्चे में स्टडी इंडिया में ही कर पाएँ, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि किसी को भी अपना घर छोड़ के, अपना पेरेंट्स, अपने माँ बाप छोड़ के अच्छा नहीं लगता है किसी और कंट्री में जाके, बाहर जाके स्टडी करना फॉर द बेटर फ्यूचर। हम हमारे इंडिया में भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ कर सकते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट कर सकती है बेसिकली, कि वो यूथ को बचा सके। क्योंकि इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो यूथ वहीं पे पढ़ेगा, वहीं पे सर्व करेगा, इंडिया की इकॉनमी को ग्रोथ करेगा। सेकंड, जब कोई भी बच्चा किसी बाहर वाली कंट्री में स्टडी के लिए जाता है, डायरेक्टली वो इंडियन इकॉनमी को ऊपर इफ़ेक्ट करता है, बिकॉज वो इंडिया का पैसा बाहर जाके उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पे करता है, वहाँ पे 2-3-4 साल रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। सो ऑल दिस मनी इज़ बेसिकली अर्न फ्रॉम द इंडिया एंड आप डायरेक्टली वो इन्वेस्टमेंट बाहर लेके जा रहे हो उस कंट्री के अंदर। तो दोनों तरीके से इसका इंडिया में ही लॉस है। हमारी गवर्नमेंट को बहुत जल्दी सोचना चाहिए। अभी तक जो सिचुएशन है, टोटल 100% में से 30% इंडियंस को
ऑक्यूपाइड कर लिया गया है, इंडिया में वापस ले आया गया है। 30% जो इंडियंस हैं वो हमारे वहाँ पे जो नियर बाय बॉर्डर हैं, जैसे पोलैंड का बॉर्डर है वहाँ पे चले गए, हंगरी का बॉर्डर है वहाँ पे चले गए। तो 40% ओवरऑल पॉपुलेशन का 40% अभी भी यूक्रेन के अंदर स्टक हैं, जिसको इंडियन गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है ऑक्यूपाइड करने के लिए, लेकिन ये इनफ नहीं है। बिकॉज ये स्टेप आपको बहुत जल्दी उठाना चाहिए था। अभी भी आप अगर जल्दी करोगे तो मे बी हमारे और इंडियंस इस वॉर के अंदर सफ़र नहीं करेंगे, और प्रे करेंगे कि यूक्रेन के लिए जितनी वहाँ पे ज़्यादा हार्म हुआ है, जितना वहाँ पे कैजुअल्टी हुई है, उनके सिविलियंस को कुछ ना हो, उनके मिलिट्री फोर्सेस को भी ये वॉर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। बिकॉज अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मे बी बहुत जल्दी हम वॉर 3 है जो वो उसका इनॉग्रेशन ना कर दें। अभी बाकी कंट्री इसके ऊपर जस्ट बैठी हैं अपने हाथ पे हाथ रखे हुए। बिकॉज अगर किसी भी कंट्री ने इन्फ्लुएंस किया, मिस्टर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने डायरेक्टली सभी को इन्फ्लुएंस किया है कि अगर कोई भी थर्ड कंट्री यूक्रेन और हमारे बीच में आएगी तो मैं परमाणु बम का इस्तेमाल करूंगा। और अगर ऐसा कुछ भी होता है, रशिया ने कोई भी परमाणु एक्टिविटी शुरू कर दी, तो इसका रिजल्ट पूरे वर्ल्ड पे आएगा, खाली यूक्रेन के ऊपर या रशिया के ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि एक परमाणु बम पूरे यूरोप यूनियन को तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और यूरोप में बहुत छोटी छोटी कंट्री हैं जो कि नेबर कंट्री हैं। तो यूक्रेन के अंदर अगर कोई भी परमाणु परमाणु ब्लास्ट होता है तो उसका इफेक्ट पूरे यूरोप के अंदर आएगा। और इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए नाटो ने अपनी सेना यूक्रेन के आजू बाजू जितनी भी आप कंट्रीज़ देखते हो, वो पोलैंड है, वो हंगरी है, उसके अंदर अपनी नाटो की सेना है जो वो वहाँ पे तैनात कर दी है ऑन द बॉर्डर्स टू अवॉइड दिस सिचुएशन। और रशिया के ऊपर फाइनेंशियली जो है स्टॉपेज लगा रहे हैं सारी की सारी कंट्री टू अवॉइड दिस सिचुएशन। अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट अदर कंट्रीज कैन डू इन दिस सिचुएशन। तो दूसरी कंट्री के लिए, दूसरी सारी वर्ल्ड के लिए बेसिकली 3 ऑप्शंस हैं जो वो कर सकती हैं। एक तो जो कुछ हो रहा है उसको होने दो, सिर्फ अपने घर को बचा के रखो, कुछ भी ना करो। रशिया यूक्रेन से फाइट कर रहा है, यूक्रेन रशिया से कर रहा है, तो जो होना है एट द एंड कॉन्सिक्वेंसेस देखा जाएगा। आपको किसी का भी पक्ष लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है ऑप्शन नंबर 1। सेकंड नंबर है जो बहुत ही डरावनी सिचुएशन है, उसके लिए वर्ल्ड वॉर 3 है जो वो शुरू हो जाएगा कि आप या तो रशिया के अगेंस्ट चले जाओ या फिर यूक्रेन के अगेंस्ट चले जाओ। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो रशियन सपोर्टर हैं, जैसे हम चाइना की बात कर लें, इंडिया भी रशिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। बिकॉज वो इंडिया का मिलिट्री का जो इक्विपमेंट आता है 50% वो रशिया के ऊपर डिपेंड है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, मिलिट्री इक्विपमेंट के अंदर अगर हम बात करें। तो ऐसे इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं, इंटरनल इंडिपेंडेंसी होती है हर कंट्री की, हर कंट्री के साथ में रिलेशन होता है। उन रिलेशन को देख के बहुत सारी ऐसी कंट्रियाँ जो यूक्रेन के हाथ में जाएंगी, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो रशिया के साथ में हो जाएंगी, तो वो आपस में लड़ना शुरू करेंगी। इन दिस सिचुएशंस ऑल द कंट्रीज़ विल बी कम इन अ वॉर जोन। तो ऐसे में वर्ल्ड वॉर 3 है जो वो होना लाजमी है। बमबारी शुरू हो जाएगी हर जगह पे। इस चक्कर में पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। दिस इज़ द सिचुएशन नंबर 2। नाउ द सिचुएशन नंबर 3 जो कि ऑलमोस्ट अभी सारी कंट्रीज़ ऑक्यूपाई कर रही हैं, वो है फाइनेंशियल बैन लगाना रशिया के ऊपर। ऑलमोस्ट सारी यूरोपियन यूनियन ने, यूके ने, कनाडा ने, यूएसए ने फाइनेंशियल बैन लगा दिया है। तो जो भी वो ट्रेड कर रहे थे, अपनी लेना देना, बिजनेस का आना जाना रशिया के साथ, वो उन्होंने पूरा तौर पे पाबंदी लगा दी है, उनके ऊपर बंद कर दिया है, ताकि रशिया को ये समझ में आ जाए कि अगर मैं इस चीज़ को जल्दी बंद नहीं करूँगा तो आने वाले फ्यूचर में उसके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। क्योंकि वो सिर्फ रशिया एक अपने कंट्री के अंदर ही रह जाएगा, ना ही उसको कोई सामान देगा, ना ही उधर से कोई इंपोर्ट करेगा, ना ही उसको कोई एक्सपोर्ट करेगा। सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन है जो बहुत सारी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़, जिसमें यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने भी अपना ये लगा दिया है रशिया के अंदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का फाइनेंशियल बैन। तो इंडिया ने नहीं किया। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो अभी न्यूट्रल पे बैठी हैं, ना ही वो यूक्रेन का साथ दे रही हैं, ना ही वो रशिया का साथ दे रही हैं। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो फाइनेंशियल बैन लगा दिया है ऑलरेडी। आप न्यूज़ चैनल के अंदर या इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उनका नाम देख दूँगा, आप लिख सकते हो, देख सकते हो उसकी लेटेस्ट अपडेट। तो ऑन एन एवरेज जो आज का सिनेरियो है वो ये है कि विद इन 1 और 2 डेज़ चांसेस ऐसा है कि रशिया पूरी के पूरे यूक्रेन के अंदर कब्जा कर लेगा।
जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी जो मेन कैपिटल है कीव के अंदर ऑलमोस्ट 20 to 30% उसने आज की डेट में ऑक्यूपाइजेशन ले लिया है, ऑक्यूपाइड कर लिया है कीव को। और जब वो 100% हो जाएगा, राजधानी में कैपिटल में आ जाएगा, दैट मीन्स उसने पूरी कंट्री के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। तो यूक्रेन का प्रेसिडेंट मिस्टर ज़ेलेंस्की इज़ आल्सो इन द कीव द कैपिटल। जब वो अपने प्रेसिडेंट को नहीं बचा पाएंगे, रशियन फेडरेशन उसको पकड़ लेगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस को पकड़ लेंगे, तो पूरी की पूरी कंट्री और उनकी फोर्सेस को बंद करना पड़ेगा ये फाइट। तो एट द एंड यही बोल सकते हैं कि चाहे रशिया विद इन 2 or 3 या 5 डेज यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेगा, लेकिन वहाँ के उनके लोगों के ऊपर कभी भी कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके दिल में ये ऑलवेज रहेगा कि इन्होंने ज़बरदस्ती लड़ाई करके, हमारे घर तोड़ के, हमारे ऊपर फायरिंग करके ये हमारी कंट्री को ऑक्यूपाइड किया है। तो वहाँ पे ज़बरदस्ती अगर आप किसी भी चीज़ को हासिल करते हो तो उसकी हैप्पीनेस को कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। ये लड़ाई अभी जस्ट शुरू हुई है, बिकॉज ये छोटे छोटे घरों से लेके, छोटे छोटे फैमिली से लेके ऑलवेज चलती रहेगी। जब वहाँ पे रशियन फेडरेशन होएगी तो वहाँ के लोग जिसके घर में कोई ना कोई कैजुअलिटी हुई है, जिसका कोई माँ गया है, कोई बाप मरा है, कोई बच्चा मरा है, वो ऑलवेज कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे अंदर से रशियन फेडरेशन के ऊपर, किसी न किसी को मारते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन अ वॉर जोन। तो लड़ाई कभी भी किसी के लिए अच्छी नहीं है, और हम सभी को, उन सभी 620 जो हमारे सिविलियंस हैं, उनके लिए प्रे करना चाहिए। इस फाइट के दौरान हमको मज़े नहीं लेने चाहिए, जो कि हमारे इंडियन न्यूज़ चैनल कार्टून के शेप में उनको बना के दिखा रहे हैं। हमको ये नॉर्मल एक फिगर लग रही है, लेकिन ये हम हमारे ऊपर भी फील करके देख सकते हैं। अगर हमारी फैमिली में ऐसा कोई हो जो लड़ाई के दौरान चला जाए और वापस कभी ना आए, तो बहुत ही बुरा लगता है। तो ये चीज़ है जो अभी के टाइम में रशिया और यूक्रेन के अंदर लेटेस्ट अपडेट हो रही है। तो आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको इस सिचुएशन का टूर एंड ट्रैवल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट है या नहीं है, और होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करो, शेयर करो, ताकि सारे ये इन्फॉर्मेशन ले सकें। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।